ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को कुछवाड़ा, मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। वो एक स्पिरिचुअल लीडर और मिस्टिक थे, जो अपनी प्रोग्रेसिव और अक्सर कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाद में भगवान श्री रजनीश नाम अपनाया और आखिर में सिर्फ ओशो के नाम से मशहूर हुए। 1970s और 1980s में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा अंदाज पेश किया जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसॉफीज का मेल था, और इस वजह से उनका बहुत बड़ा फॉलोवर बेस बना। ओशो की टीचिंग्स मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और पर्सनल फ्रीडम पर जोर देती थी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया जो खुशी और क्रिएटिविटी से भरी हो, जिसमें सामाजिक बंधन और पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों का कोई दबाव न हो। उनकी प्रोवोकेटिव डिस्कोर्सेस जैसे कि प्यार, सेक्सुअलिटी और मटेरियलिज्म पर अक्सर सामान्य नॉर्म्स को चैलेंज करती थी और एडमिरेशन के साथ साथ क्रिटिसिज्म को भी अट्रैक्ट करती थी। 1980s के शुरुआत में ओशो ने ओरेगॉन, यूएसए में रजनीशपुरम नाम से एक बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्टेब्लिश किया, जो कई लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का केंद्र बना। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद ओशो का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उनकी टीचिंग्स दुनिया भर में पॉपुलर बनी रही। उनकी कई किताबें, रिकॉर्डेड टॉक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स अब भी बहुत लोग यूज करते हैं। ओशो का ह्यूमर, इंसाइटफुल कमेंट्री और गहरी विजडम को मिलाने का अंदाज उनकी टीचिंग्स को बहुत रिलेटेबल बनाता था, जिसकी वजह से उनका नाम स्पिरिचुअलिटी में एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में जाना जाता है। वीडियो का मकसद ये है कि हम ये समझ सके कि क्यों ओशो की टीचिंग्स लोगों को इतनी पसंद आती है और उनके साथ रेजोनेट करती है। हम ये देखेंगे कि ओशो का अनोखा कम्युनिकेशन स्टाइल, उनकी बातों का रेलेवेंस और उनकी प्रोवोकेटिव आइडियाज़ लोगों के दिल को क्यों छूती है। इस वीडियो में हम ओशो के स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये समझेंगे कि उनकी टीचिंग्स कैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में खुशी और पीस पाने में मदद करती है। हम ये भी जांच करेंगे कि ओशो की बातें मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों इतनी इम्पैक्टफुल और रिलेटेबल है। ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को कुछवाड़ा, मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में रुचि दिखाई। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में फिलोसॉफी का अध्ययन किया और उसमें अपनी डिग्री हासिल की। ओशो ने कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, जहां उनका यूनिक और प्रोवोकेटिव टीचिंग स्टाइल स्टूडेंट्स और कलीग्स के बीच प्रशंसा और विवाद दोनों का विषय बना। 1960s में ओशो ने अपने स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस और मेडिटेशन स्कैम्स के माध्यम से लोगों को अपने आइडियाज़ प्रस्तुत करने शुरू किए। उन्होंने भगवान श्री रजनीश नाम अपनाया और धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा कर लिया। 1970s में पुणे में उन्होंने अपना पहला आश्रम एस्टैब्लिश किया, जो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक सेंटर बन गया था। ओशो की फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल फ्रीडम पर केंद्रित थी। उन्होंने मेडिटेशन को अपनी टीचिंग्स का मूल अधिकार बनाया और इसे सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस हासिल करने का एक महत्वपूर्ण टूल बताया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, बिना किसी सामाजिक बंधन के। ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में लव, सेक्स और मटेरियलिज्म जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात की, जो अक्सर टैबूज माने जाते थे। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक समर्पित जिंदगी में दोनों का साथ हो सकता है। उन्होंने जोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट पेश किया, जो इस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति भोगी भी हो सकता है और ध्यानी भी। उनका अप्रोच ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसॉफीज का एक मेल था। उन्होंने बुद्धा, लाओसू और कृष्ण जैसे ईस्टर्न फिगर्स के साथ साथ नीचा और फ्रॉइड जैसे वेस्टर्न थिंकर्स को भी कोट किया। उनकी टीचिंग्स ने कई लोगों को अपने अंदर झांकने और एक ऑथेंटिक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया। ओशो की फिलोसॉफी और टीचिंग्स का मूल मंत्र था कि एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व का पूरा आनंद लेना चाहिए, बिना किसी डर या गिल्ट के। उन्होंने हर व्यक्ति को ओरिजिनल सोच और मूलों पर जीने के लिए प्रेरित किया, जो उनकी टीचिंग्स को इतना इम्पैक्टफुल और लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला बनाता है।
ओशो का कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही यूनिक और इम्पैक्टफुल था, जिससे उनकी टीचिंग्स लोगों के बीच इतनी प्रभावित होती थी। उनका अंदाज उन्हें एक कंपीलिंग और रिलेटेबल फिगर बनाता था। यहाँ हम उनके कम्युनिकेशन स्टाइल के कुछ की एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। ओशो का स्पीकिंग स्टाइल बहुत ही कैरिज्मेटिक और इलोक्वेंट था। उनका बोलने का तरीका लोगों को अपने ओर खींच लेता था। उनकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन और उनका धीमा बोलने का अंदाज सुनने वालों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता था। उनका विचार प्रस्तुत करने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि लोग उनकी बातों में खो जाते थे। ओशो अपनी बातों में ह्यूमर का प्रचुर उपयोग करते थे। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी जैसे सीरियस टॉपिक्स को भी हास्य और व्यंग के साथ प्रस्तुत किया, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती थी और वो इन बातों से अपने जीवन को कनेक्ट कर पाते थे। उन्होंने कई बार छोटी छोटी कहानियों और एनेक्डोट के माध्यम से अपनी बात समझाई, जो सुनने में रोचक होती थी और याद रह जाती थी। ओशो एक प्रभावशाली स्टोरी टेलर थे। उन्होंने अपने डिस्कोर्सेस में कई कहानियों का उपयोग किया था, जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होती थी बल्कि उनमें गहरी टीचिंग्स भी होती थी। ये कहानियाँ कभी पुरानी धार्मिक कथाओं से होती थी तो कभी उनके खुद के जीवन के अनुभव से। ओशो का लैंग्वेज यूज बहुत ही अनकन्वेंशनल था। उन्होंने ट्रेडिशनल धार्मिक शब्दों का उपयोग करने के बजाय अपनी बातों को समय के अनुसार और समर्थक तरीके से प्रस्तुत किया। उनका लैंग्वेज यूज मॉडर्न था, जो आज की पीढ़ी के लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकता था। उन्होंने कई बार शॉक वैल्यूज का उपयोग किया, जैसे टैबू टॉपिक्स पर खुलकर बात करना, जो लोगों के सोचने पर मजबूर करता था। ओशो के डिस्कोर्सेस का विजुअल और ऑडिटरी अपील भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इफेक्टिव होती थी, जो उनकी बातों को और भी इम्पैक्टफुल बनाती थी। उनका काम और कंपोज नेचर लोगों को इम्प्रेस करता था और उनकी बातों को ध्यान से सुनने पर मजबूर करता था। ओशो की टीचिंग्स का कंटेंट बहुत ही वास्ट और डाइवर्स है, जो कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यहाँ हम ओशो के कुछ की टीचिंग्स और उनके अंडरलाइंग थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओशो की टीचिंग्स में व्यक्ति के अपने अनुभव और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर बहुत जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी सच्चाई को खुद पहचानना चाहिए। ओशो ने ट्रेडिशनल धार्मिक प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को रिजेक्ट किया और अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पर जोर दिया। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने अस्तित्व का ज्ञान हासिल करने की बात की। ओशो की टीचिंग्स लव, रिलेशनशिप्स, वर्क और इनर पीस जैसे कॉमन ह्यूमन इशू को एड्रेस करती थी। उन्होंने कहा कि सही ध्यान और चेतना के साथ व्यक्ति अपने जीवन के इन सभी पहलुओं को बेटर समझ सकता है और उनमें बैलेंस ला सकता है। उन्होंने इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पर भी जोर दिया, जो आज के स्ट्रेसफुल जीवन में बहुत रेलेवेंट है। ओशो ने पर्सनल फ्रीडम और ऑथेंटिक लिविंग पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने मन, तन और आत्मा की पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, बिना किसी सामाजिक या धार्मिक बंधन के। उनकी टीचिंग्स ने लोगों को अपने असली रूप में जीने और अपनी यूनिक इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ही असली स्पिरिचुअलिटी है और यही व्यक्ति को ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दे सकती है। ओशो ने ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स और ऑर्गेनाइज रिलीजन्स की कई बार आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये नॉर्म्स और रिचुअल्स व्यक्ति को बंधन में बांध कर रखते हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं। ओशो ने कहा कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति के अंदर होती है, ना ही किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में। उन्होंने लोगों को अपने अंदर की सच्चाई को समझने और अपने जीवन को उसके अकॉर्डिंग जीने के लिए प्रेरित किया। ओशो ने लव और मेडिटेशन को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने की बात की। उन्होंने कहा कि प्यार एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। ओशो ने लव को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट और माइंडफुल रहकर अपने अस्तित्व को एक्सपीरियंस करता है। ओशो का एक अनोखा एस्पेक्ट था उनका मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ एक्सेप्ट करना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति भोगी भी हो सकता है और ध्यानी भी। उन्होंने जोरबाद बुद्धा के कॉन्सेप्ट दिया, जो ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों को बैलेंस कर सकता है।
उनकी टीचिंग्स ने इस डुअलिटी को एक्सेप्ट करने और एंजॉय करने के लिए प्रेरित किया। ओशो ने कई अलग अलग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स डेवलप की जो व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ में मदद करती थी। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नाद ब्रह्मा मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से काफ़ी डिफरेंट थी। इन टेक्निक्स का एम व्यक्ति को अपने अंदर झांकना और अपने ट्रू सेल्फ को समझने में मदद करना था। ओशो की टीचिंग्स एक होलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करती थी जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का बैलेंस बनाना जरूरी था। उन्होंने कहा, एक हेल्दी बॉडी, अ क्लियर माइंड एंड पीसफुल सोल ही ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट ला सकता है। उन्होंने लोगों को अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखने और अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। ओशो की टीचिंग्स आज के समय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और रिलेवेंट है। आज के समय में लोगों का जीवन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया है। वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच लोग मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन महसूस करते हैं। ओशो की टीचिंग्स जैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आज के स्ट्रेसफुल जीवन में एक मूल्य साधन के रूप में देखी जाती है। लोगों को अपने माइंड को काम और फोकस रखने की टेक्निक्स की ज़रूरत है जो ओशो की टीचिंग्स प्रोवाइड करती है। आज के यूथ को अपने अस्तित्व को समझने और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओशो की टीचिंग्स जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर फोकस करती हैं, उन्हें अपने अंदर की सच्चाई को समझने में मदद करती है। आज के समय में मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग का महत्व बढ़ गया है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ओशो की टीचिंग्स जो लव, कंपैशन और इनर पीस पर जोर देती है, उन्हें अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने में मदद करती है। उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस ने लोगों को अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने में मदद की है। आज के समय में लोगों की अप्रोच काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो गई है और उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए उन्हें ये सभी चीज़ों को त्यागना होगा। पर ओशो का कहना था कि आप इन सभी संसाधनों के साथ भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। 1980s में ओशो ने ओरेगॉन, यूएसए में रजनीशपुरम नाम से एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्टेब्लिश की। इस कम्युनिटी के चारों ओर कई कंट्रोवर्सीज हुई जैसे इलीगल इमिग्रेशन, लैंड यूज वायलेशन और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कंट्रोवर्सीज ने ओशो को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया और उनके खिलाफ कई लीगल एक्शन भी ली गई। ओशो के क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी लाइफस्टाइल और उनके आश्रम में चल रहे एक्टिविटीज़ काफ़ी मटेरियलिस्टिक और लैविश थी। उनकी एक्सपेंसिव कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स और उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल ने उन्हें क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया। ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में सेक्स और रिलेशनशिप्स के टॉपिक पर खुलकर बात की जो कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने कहा कि सेक्स एक नेचुरल और हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें गिल्ट नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को अपोजिशन और क्रिटिसिज्म आया। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि ओशो का लीडरशिप स्टाइल काफ़ी अथॉरिटेरियन था और उन्होंने अपने फॉलोअर्स पर बहुत कंट्रोल रखा। उनके आश्रम में कई स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस का पालन किया गया जो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस कराता था। ओशो के खिलाफ कई लीगल और क्रिमिनल एलिगेशंस भी थे जैसे इनकम टैक्स इन्वेजन, ड्रग स्मगलिंग और वायर टैपिंग। इन एलिगेशंस ने उन्हें कंट्रोवर्सी का सेंटर में रखा और उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क में डाला। कुछ क्रिटिक्स और एक्स फॉलोअर्स ने ओशो को एक कल्ट लीडर के रूप में डिस्क्राइब किया और उनके आश्रम को एक कल्ट की तरह ऑपरेट करने का आरोप लगाया। इससे उनका इमेज और उनकी टीचिंग्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। ओशो की मौत के आसपास बहुत सारे चर्चे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत काफ़ी मिस्टीरियस थी और उनके गुजर जाने के बाद भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। अफवाह है कि ओशो को पॉइजन दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई, लेकिन इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत का कारण नेचुरल कॉजेस, स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर था। ओशो की मौत तब हुई जब उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया लौटकर आना था, जहां उन्होंने अपने ओरेगॉन के कम्यून से जुड़ी लीगल परेशानियों और कंट्रोवर्सीज का सामना किया था। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत का टाइमिंग और उनके लीगल इश्यूज से कोई कनेक्शन हो सकता है।
क्रिटिक्स का कहना है कि ओशो की मौत और उसके पहले हुए इवेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। ये क्लैरिटी की कमी सस्पिशंस को भड़का रही है और उनकी मौत के आसपास राज बन गई है। ये ज़रूरी है कि जब भी बात ओशो की मौत की हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन उनकी मौत के ठोस सबूत और प्रूफ नहीं मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत का कारण नेचुरल कॉजेस था और उनकी मौत अब भी उनके फॉलोअर्स और क्रिटिक्स के बीच एक मुद्दा है जिसे डिबेट और एनालिसिस किया जाता है।